5 मिस्टेक्स जो कि मोस्ट ऑफ द सीएपीएफ कैंडिडेट्स करते हैं सीएपीएफ पेपर 2 में। और अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान में रखेंगे, इनको नहीं करेंगे, तो आप अपने सीएपीएफ पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 90 प्लस 100 प्लस मार्क्स तक जो है उसमें स्कोर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। देखिए, सीएपीएफ पेपर 2 को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, खासकर उन बच्चों के मन में जो कि मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिनमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीडीएस है, एफकेट है, एसएससी सीपीओ है, उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी देना चाहते हैं। बट उनके लिए सीएपीएफ पेपर 2 एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आता है। पर एट द सेम टाइम जो बच्चे सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस भी लिखा है, आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिनके सिविल सर्विसेज मेंस में अच्छे नंबर हैं, बट उनके सीएपीएफ में पेपर 2 में अच्छे नंबर नहीं आए। तो ये सारी चीजों को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला रीजन देखते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो है रैंडम बहुत सारी चीजों को पढ़ना। उनको ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा मैगजीन्स को पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा जो है बहुत सारी चीजों को सुनूंगा, तो मेरा जो एनालिसिस है वो बहुत बेहतर होगा और मैं बहुत अच्छा आंसर लेकर आऊंगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जो इंफॉर्मेशन आज आप ले रहे हैं, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है। और एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब आप लिखने बैठ रहे हैं तो आप लिखते वक्त उन सारे एनालिसिस को, उस सारे डाटा को, उस सारी इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट योर सोर्सेस। ये कहना और सुनना और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान लग रहा है, हाँ हाँ मैं अब से ये ऐसा नहीं करूंगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, विच इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं कि आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है। पेपर 1 में बहुत सारा स्टैटिक है मटेरियल जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और सीएपीएफ पेपर 2 में भी बहुत सारी स्टैटिक चीजें हैं जिनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। Too much focusing on newspaper, magazines can derail your preparation. देखो, उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि उस समय पर सर्टन चीजों को, सर्टन फैक्ट्स को आप क्या रेप्लिकेट कर पा रहे हो या नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप पढ़ें, जहां से भी आप पढ़ें, कोई एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सपोज आप डी डॉलराइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि आजकल डी डॉलराइजेशन हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने पीछे 50 बिलियन डॉलर्स के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, वो बेच दी। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पे, जियो पॉलिटिक्स पे। चाइना लगातार बेच रहा है, ब्राजील लगातार बेच रहा है, तो इसको लेकर क्या एनालिसिस आपका। अब इसमें बहुत ही क्लियर है कि आप 4 5 6 पॉइंट लिख लें, ठीक है जी। आपकी अलग से एक कह लीजिए कॉपी होनी चाहिए सीएपीए पेपर 2 के लिए, जिसमें आप सर्टन फैक्ट्स को, सिर्फ फैक्ट्स को, या बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए एनालिसिस आपको लगता है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आप उसको मेंशन करते चलिए। और उस कह लीजिए उस जो नोटबुक है, जो कॉपी है आपकी, उसको आपने 6 7 8 सेक्शन में डिवाइड करना है, जिसमें आपके जियोपॉलिटिक्स के इशू होने चाहिए, जिसमें आपके इन्वायरमेंटल के इश्यूज, इन्वायरमेंट के इश्यूज होने चाहिए, जिसमें आपके सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होने चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, नेशनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग। उसमें आपका इकोनॉमी के इश्यूज होने चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो मैंने आपको डी डॉलराइजेशन वाला बताया, ये जियोपॉलिटिक्स भी हो सकता है, इकोनॉमी भी हो सकता है, आप किसी भी एक में लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपका जो है एक फिलॉसफी रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि आप पेपर में वो लिख के आएंगे तो वो उससे भी आप रिलेटेड लिख सकते हैं। और इसके अलावा बायलेटरल इश्यूज इंडिया के। तो ये कुछ आपके सेक्शंस बनते हैं जो आपने लिखने हैं, और उससे रिलेटेड जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ब्रीफ में, जैसे हम रोज का एक 10 से 12 न्यूज आपसे शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो बहुत ही ब्रीफ में वो क्या है न्यूज और वो चर्चा में क्यों थी, उतना एक पैराग्राफ जो है आपको देते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई उसको और थोड़े डिटेल में पढ़ना है, तो गूगल में जाइए या चैट जीपीटी में जाइए या किसी भी एआई टूल में जाइए, तो आपको वो मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। ट्राई टू लिमिट योर सोर्सेज एंड ट्राई टू राइट डाउन दैट इंफॉर्मेशन, बेसिक पॉइंट्स,
ताकि आखिरी 15 दिन में, आखिरी 1 महीने में, आखिरी 10 दिन में अगर आपके पास मान लीजिए 100 पन्ने हैं ऐसे जिसमें आपने बहुत फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको आप रिवाइज कर सकें। और जितना आप उस समय पर उसको रिवाइज कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आप उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे एक्चुअल पेपर में। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ी कह लीजिए कमी है जो बहुत सारे सीईपीएफ कैंडिडेट्स करते हैं। सेकंड जो है, टू मच फोकसिंग ऑन फैक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं ज्यादा फैक्ट्स लिख के आऊंगा तो बहुत अच्छा एनालिसिस होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर देगा। दैट्स नॉट ट्रू। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि लाइक while checking the copies, one of the student, she has this thing in her mind कि भाई मैं ज्यादा फैक्ट्स लिखने हैं। she used to write so many facts, मतलब वो आंसर में फैक्ट ओवरलोड होता था, एनालिसिस कम होता था। एंड व्हेन आई अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू टेल हर कि आप फैक्ट्स इतने मत लिखो, इतने फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। आपको समहाउ ये लगता है कि ज्यादा फैक्ट्स निकले से ज्यादा एनालिसिस आता है, ऐसा नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैक्ट्स लिखने बुरे हैं, बट अगर आप अपने माइंड को बार बार ये कहते रहोगे कि मुझे फैक्ट्स याद करना है, तो आप कहते ना जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो भूल जाओगे और फैक्ट याद रखने के चक्कर में बहुत ओवरलोड हो जाएगा और बहुत ज्यादा फैक्ट्स याद नहीं रख सकता ह्यूमन माइंड। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगेन एग्जांपल है कि भाई इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो गोल्ड का परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है एंड जनवरी 2026 में वो बढ़कर जो है हो गया है 16.2%। अब ये लगभग 2007 में था 2.7%, 2.7% से 16.2%। अब ये बहुत क्लियर एक फैक्ट दर्शाता है कि हाँ जी, मतलब लाइक काफी अच्छा खासा गोल्ड का परसेंटेज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 19-20 सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत क्लैरिटी से ये एक ट्रेंड शो करता है। बट एग्जाम में आप ये फैक्ट भूल गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सारे याद नहीं रखे जा सकते। पर अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हैं कि इन द लास्ट 20 ईयर्स गोल्ड as a percentage in the foreign exchange reserve has consistently risen and the share of US government bonds is decreasing in the last few years, तो ये sufficient है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप ये समझ रहे हैं। या आप अगर ये लिख देंगे इन द लास्ट 20 ईयर्स गोल्ड के जो एज अ परसेंटेज ऑफ गोल्ड एज अ रिजर्व इन द फॉरेन एक्सचेंज ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, सफिशिएंट है। आपको एग्जैक्ट फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप भूल जा रहे हैं। देखो, अगर याद है, जैसे मैं अभी ये फैक्ट इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा है ये फैक्ट। ठीक है, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ताजा है। अगर आप ऐसा ही है कि आपने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ता पहले पढ़ा था और बिल्कुल वही चीज आ गई, आपको याद है, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं याद है, डोंट राइट द रॉन्ग फैक्ट्स। एक एनालिसिस लिख दो। उस फैक्ट का एनालिसिस क्या है कि 20 साल में लगातार बढ़ा है, उतने में आपका काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, इग्नोरिंग द ग्रामर पोर्शन। ठीक है जी, सारा फोकस ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सर ये 140 नंबर का है, 80 नंबर के ऐसे हैं, 60 नंबर का आर्गुमेंट राइटिंग है। भाई साहब 25 नंबर का है आपका ग्रामर। ठीक है, आपको हो गया यार 25 आउट ऑफ 200। बट ये जो 25 नंबर हैं, इसमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली स्कोर 25 आउट ऑफ 25, प्रोवाइडेड आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन सारे करके गए हैं, आपको आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन इफ नॉट लाइक, अगर आप 25 स्कोर नहीं भी कर रहे हैं, 20 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि आपके 90 प्लस मार्क्स, दो चीजें, अगर आपने पेपर पूरा किया है और ग्रामर में आपने 25 में से 20 प्लस स्कोर किया है, तो मतलब लगभग तय है कि आप जो है 90 प्लस स्कोर करेंगे। उसका रीजन ये है कि ये जो पोर्शन है ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और जब उसको हम कई बार चेक करते हैं तो देखते हैं कि 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ये स्कोर कर रहे होते हैं।
यहां पर वो जो क्रूशियल 10 से 15 नंबर हैं जो आप बहुत आसानी से विद प्रैक्टिस क्लियरली बढ़ा सकते हो, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है जी, तो दिस इज द वन पार्ट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, ग्रामर का पार्ट। और ग्रामर का पार्ट जो है आप ये मान के चलिए कि आपका जो प्रेशर है ऑन द रेस्ट ऑफ द पेपर, ठीक है, 175 नंबर में अगर आप 70 नंबर भी लेके आ रहे हो और यहां 20 नंबर है तो 90 नंबर हो गए जी आपके। ठीक है, चलिए चौथी चीज जो है लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, अच्छा पहली बात तो बहुत लोग प्रेसाइज राइटिंग बोलते हैं, प्रेसाइज नहीं है, प्रेसी राइटिंग है, एस साइलेंट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यार जब प्रेसी राइटिंग ना, बहुत लोगों को लगता है कि शॉर्ट करके लिखना है, समरी लिखना है। ठीक है, इन अ वे आप कह सकते हैं समरी है, बट दिस इज जस्ट नॉट जस्ट समरी। इट इज लाइक आप जैसे हम कई बार फोन पे कहते हैं कि यार भाई शॉर्ट में बता, मोटा मोटा बता दे तू क्या है। ठीक है, आप लोगों को भी होता है मैराथन सेशन, शॉर्ट में सारी चीजें। वही बात है यहां पर भी कि एसेंस भी लूज ना हो और जो पैरा में जो कहते हैं ना कवि जो कहना चाहता है, जो ऑथर कहना चाहता है, वो बात आ भी गई है। अब ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। इसका मतलब ये अगर आप यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत गड़बड़ कर जाते हैं, वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि ठीक है वो बॉक्स दिए होंगे, मैं पहला पैरा उठाऊंगा, उसमें से 2 लाइन देखूंगा कि कौन सी लिखनी है, एज सच लिख के आ जाऊंगा। अगर आप एज सच वो लाइन लिख के आ रहे हैं, आपको प्रेसी राइटिंग में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जिस्ट लिखना है, उसका बिल्कुल कहते हैं ना कि कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो मिस हो रही हो, बट वो कहीं ना कहीं कम शब्दों में उस पूरे के पूरे जो आपका प्रेसी राइटिंग है उसमें आ जानी चाहिए। इसको लेकर एक वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा व्यूज हैं, उसको जाकर देखिए क्या है, कैसे लिखना है प्रेसी राइटिंग। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसी राइटिंग। और इसके साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 140 नंबर पे फोकस करते हैं, ये जो 60 नंबर का पेपर है इस पे भी फोकस करना है। ये ज्यादा स्कोरिंग है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और ग्रामर है। ठीक है, ये 3 चीजें जो है आपके स्कोर को बहुत नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका फोकसिंग ऑन द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर लिखना है सर, मॉडल आंसर मिल जाए, बेस्ट आंसर मिल जाए। बेस्ट आंसर कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं आपको एक आंसर लिख के दूं, आपको अगर कहूं कि ये बेस्ट आंसर है, आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं बहुत लोग, ठीक है जी, या बहुत सारे एआई टूल्स आ गए उनको यूज कर रहे हैं, भैया इसका आंसर दे, वो भी बेस्ट आंसर नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, वो बहुत ही बुकिश नॉलेज है। आपको आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए 3 घंटे में वो ये है कि 200 नंबर का पेपर पूरा करना है। 2025 में पेपर आसान था तो मैक्सिमम लोग उसको पूरा करके आए थे, पर 2023, 24 उससे पहले के जो पेपर्स आप देखेंगे उसमें लोगों का पेपर पूरा नहीं हुआ। किसी का 20 नंबर का, 30 नंबर का, 40, 60 नंबर तक का पेपर छूटा है लोगों का। अब अगर आप 140 नंबर या 160 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, फिर आप अच्छा स्कोर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप पेपर 1 में लोगों के 140 नंबर बन रहे हैं, 150 नंबर बन रहे हैं, और पेपर 2 में इतना कम अटेम्प्ट करके आए हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में वो रिजल्ट आता तो वो दिखता है वो चीज़। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि मैं इस आंसर को मैं बेस्ट लिख देता हूं और आखिरी में जो बचेगा ना उसको छोड़ दूंगा। 10 नंबर का तो है, 15 नंबर का नहीं। आप उसको ऐसे समझ के चलिए कि 300 वर्ड है ना, तो मुझे लिखने ही 270 वर्ड्स हैं। मुझे ज्यादा उसको बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं लिखना है। मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे मिलती जुलती, मतलब उसकी डायरेक्शन में आपने 5-6 पॉइंट लिख दिए, मोर देन सफिशिएंट। वहां पे एंड कर दो, कंक्लूड करो। और अगर आपको आखिरी समय पे अगर लगे कि 5 मिनट बचे हैं और मेरा पूरा एक है, तो कम से कम पॉइंट लिख के आ जाओ। ठीक है, पॉइंट्स में कई लोग कहते आपको जो ऐसे है वो रनिंग फॉर्म में होना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में, बट ये मैं आपको बता रहा हूं इन केस 5 मिनट बचे हैं और आपको पूरा करके आना है, डोंट लीव द क्वेश्चन, एटलीस्ट राइट जो भी 6, 7, 5, 8, 10 पॉइंट आपको पता है वो लिख के आ जाओ। ये आखिरी है, बट पेपर पूरा होना चाहिए। डोंट गो फॉर द बेस्ट आइडियल आंसर, इसमें मैं 20 में से 14 ले लूंगा, दूसरा तो यार मेरे को आता नहीं है
और बिल्कुल भी नहीं पता है, ट्राई टू फाइंड आउट। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पेस्टल टेक्निक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका सोशल, इसका इकोनॉमिक, इसका टेक्नोलॉजिकल, इसका एनवायरमेंटल, इसका लीगल, इंटरनेशनल और बहुत सारे एस्पेक्ट्स। वहां से आपको 3-4 पॉइंट डेफिनेटली मिल जाएंगे और वो आप लिख के आ जाएंगे तो आप पेपर 2 में नहीं मार खाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है जी। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं, अगर आप अवॉइड करेंगे सीएपीएफ पेपर 2 में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। जय हिंद, वंदे मातरम।